नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी की वजह से बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। तो जो लोग एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे हम यह बता दें कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप इंतज़ार न करें, अपने समय पर तैयारी को बनाए रखें। तो आइए चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, हमारा पहला टॉपिक है कि हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ली सिएन लुंग हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। जो ये ली सिएन लुंग है, ये प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए हैं सिंगापुर के। तो सिंगापुर के जो ये प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग है, ये 93 सीटों से 83 सीटों पर आम चुनाव में पुनः जीत हासिल की। यानी जो 93 सीट थे, इस 93 सीटों में से 83 सीटों पर पुनः ये जीत हासिल की है। अगर हम बात करें ली सिएन लुंग के बारे में, तो ली सिएन लुंग जो सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में इनका यह चौथा कार्यकाल है। ये सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं, इनका यह चौथा कार्यकाल है। और बात करें हम सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और इसका जो सिंगापुर की सरकार है वो संसदीय गणराज्य की सरकार है। सिंगापुर की जो सरकार है वो संसदीय गणराज्य की सरकार है। अगर हम बात करें आगे, अगर थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे सिंगापुर को, तो अगर हम देखेंगे सिंगापुर, तो यहाँ से आप देखेंगे सिंगापुर जो ये वाला हिस्सा है, सिंगापुर जो सिंगापुर का हिस्सा है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सिंगापुर है, सिंगापुर और सिंगापुर हिंद महासागर में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर ये मलेशिया के ठीक बगल में सिंगापुर, और सिंगापुर यहाँ पर स्थित है। और ये जो है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर से लगा हुआ सिंगापुर स्थित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है, देखिए, हाल ही में गूगल द्वारा भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में गूगल द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो आइए यहाँ से हम देखेंगे गूगल द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश गूगल के द्वारा किया गया है। तो जो अब हम यहाँ से गूगल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखेंगे इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में यह राशि आने वाले 5 से 7 वर्षों में निवेश करेगा। प्रत्येक भारतीय तक उनकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, ये जो सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी है गूगल की। तो अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल एक बहुप्रतीक्षित इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी है। गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं, जो है सीईओ सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई जी वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं, जबकि गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन लैरी पेज
जबकि गूगल का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में। तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी है। गूगल के सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचई हैं तथा गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। अगर हम बात करें कि गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 3 होगा ये। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जॉन्स लेंग लासेला ने अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया है। अगर हम बात करें द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों इस ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का 34वां स्थान था। भारत का कौन सा स्थान? 34वां स्थान। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 34वां स्थान है। अब आगे हम बढ़ेंगे। जो ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए जो जोन्स ला सेले ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया, ये द्विवार्षिक है, यानी 2 साल में एक बार जारी किया जाता है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान आया? 34वां स्थान। अगर हम बात करें कि यह भारत के रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ, जो रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामक सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों और हरित पहलों के चलते हुआ। अगर हम बात करें इस इंडेक्स में कुल कितने देश हैं, तो 99 देशों और 163 शहरी को रैंक जारी की गई। यानी अगर हम बात करें 99 देशों के क्षेत्रों सहित 163 शहरों को रैंक जारी की गई है। अब इसी रैंक के तहत रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था 34वां। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग की, जो रियल एस्टेट रैंकिंग है, तो इसमें रियल एस्टेट रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम की जो रैंकिंग है वो 1 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, फ्रांस चौथे स्थान पर है, चीन का स्थान 32वां है, जबकि पाकिस्तान का इसमें रैंकिंग 73वां है। अगर हम आगे चर्चा करेंगे, अगला प्रश्न होगा, उससे पहले अगर हम कहें कि भारत का रियल एस्टेट रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो 34वां स्थान है। भारत का रियल एस्टेट रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो 34वां स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 100% श्योर है आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये पूछने वाले प्रश्न है, ये पूछे ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई। तो जो पहली बार भारतीय रेलवे के द्वारा आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च पहुंचाई गई है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो सूखी मिर्च पहुंचाई गई है भारतीय रेलवे के द्वारा, वो किसको पहुंचाई गई है? बांग्लादेश को पहुंचाई गई है। तो बांग्लादेश को पहुंचाई गई है। फिर अगर हम बात करें इसको विस्तृत जानकारी, तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ से देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्च को विशेष पार्सल ट्रेन से बांग्लादेश पहुंचाया। विशेष ट्रेन को देश की सीमाओं से परे पहली बार बांग्लादेश में बेनापोल शहर के लिए संचालित किया गया। ठीक, तो आगे अगर हम यहाँ से प्रश्न पूछे बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला। अगर बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान के बारे में अगर हम आपसे पूछे, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला है। जबकि अगर हम कहें कि बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, तो बांग्लादेश की राजधानी और बांग्लादेश का सबसे बड़ा नगर ढाका है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना है, जबकि बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। और पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 से
अलग हुआ था, यानी पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इसी दिन विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों, समय को बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? तो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा दोस्तों? तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अमेरिका। यानी आपसे प्रश्न पूछे कि हाल ही में वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? तो उसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक, तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं, हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पुष्टि कर दिया कि एशिया कप 2020 रद्द कर दिया गया है। वर्ष 2021 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में एशिया क्रिकेट काउंसिल परिषद के द्वारा एशिया कप 2020 को रद्द कर दिया गया है और वर्ष 2021 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी दी गई है, वो मेज़बानी दी गई है कौन से देश को? श्रीलंका को। जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका को एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी दी गई है। अगर हम बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप 2020 की पाकिस्तान यूएई में मेज़बानी करने वाला था। एशिया कप 2020 की पाकिस्तान यूएई में मेज़बानी करने वाला था, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2022 एडिशन की मेज़बानी करेगा। अगर हम यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम एशिया कप का आयोजन कब किया गया, तो प्रथम एशिया कप का आयोजन 1984 में किया गया। एशिया कप का प्रथम आयोजन कहाँ किया गया? तो एशिया कप का प्रथम आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अगर हम बात करें इसका आयोजन कब किया जाता है, तो प्रत्येक 2 साल पर एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। और आगे हम बात करें कि एशिया कप क्रिकेट की, तो एशिया कप क्रिकेट अभी तक भारत ने 7 बार जीता है। एशिया कप क्रिकेट श्रीलंका ने 5 बार जीता है, जबकि पाकिस्तान ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कितनी बार? 2 बार अभी तक जीतने में सफल रहा है। तो सबसे अधिक किसने? भारत ने जीता है 7 बार। अगर हम बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद की, यदि आपसे प्रश्न पूछ दे एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थित है। अगर हम बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नजमुल हसन हैं। अगर हम बात करें एशियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एक अधीनस्थ निकाय है। अगर हम कहें कि इस एशियाई क्रिकेट परिषद का उद्देश्य क्या है, तो इस एशियाई क्रिकेट का उद्देश्य है एशिया क्रिकेट में बढ़ावा देना, यानी एशिया के क्रिकेट में बढ़ावा देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न होगा, भारत यूरोपीय संघ EU की 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से होगी। भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से होगी। इस शिखर बैठक में भारत के तरफ से शामिल होंगे। तो दोस्तों भारत के तरफ से कौन शामिल होंगे इस शिखर बैठक में? तो भारत के तरफ से शामिल होंगे भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत यूरोपियन संघ 15वीं शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर हम बात करें भारत की प्रधानमंत्री के बारे में, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इतना तो सब लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है।
अब हम देखेंगे इनसे कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामों में। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे जो ये 15वीं भारत यूरोप शिखर बैठक है। पूछे कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की शिखर बैठक संपन्न हुई, वो कौन सी बैठक थी? तो कौन सी बैठक थी दोस्तों? जो ये 15वीं शिखर बैठक का आयोजन किया गया। ये जो 15वीं भारत यूरोपियन यूनियन शिखर बैठक का आयोजन किया गया। आगे हम देखेंगे इस शिखर बैठक के पीएम नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। तो इसकी सह अध्यक्षता कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। अगला है इस शिखर बैठक का उद्देश्य यूरोपीय संघ और भारत में लोगों को लाभ पहुंचाना है। यानी यूरोपीय संघ और भारत में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका गठन, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करेंगे आगे यूरोपीय संघ की, अगर हम बात करेंगे आगे यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 27 सदस्य देश हैं और 2004 से यूरोपियन कंट्री के जितने भी सदस्य हैं वो यूरो करेंसी का यूज करते हैं। यानी यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं वो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। फिर यदि आपसे प्रश्न पूछे यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 27 सदस्य देश हैं। और हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो शिखर बैठक संपन्न हुई वो कौन सी शिखर बैठक थी? तो दोस्तों वो कौन सी शिखर बैठक थी? 15वीं शिखर बैठक थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके दिल और दिमाग दोनों में छप जाने चाहिए ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा ग्लोबल वर्डविंग तितली पाई गई है? मादा ग्लोबल वर्डविंग तितली पाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी तितली, यानी कि भारत की सबसे बड़ी तितली बर्ड विंग तितली है जो भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो ये दोस्तों भारत के उत्तराखंड में, अगर हम बात करें भारत के उत्तराखंड के क्षेत्रों में ये तितली देखी गई है। जो ये उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्रों में ये तितली थी। अब हम इससे कुछ पॉइंट, अगर पहला प्रश्न पूछे आपसे कि गोल्डन वर्डविंग तितली हाल ही में जो भारत की सबसे बड़ी तितली है कहाँ देखी गई थी? तो गोल्डन वर्डविंग तितली जो भारत की सबसे बड़ी तितली है कहाँ देखी गई थी? उत्तराखंड में देखी गई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ से, अगर हम देखेंगे गोल्डन वर्डविंग के बारे में, तो इससे पहले गोल्डन वर्डविंग के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि जो ये तितली है भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा 88 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। अब ये कहाँ पर? तो शिलांग के बानखर तितली संग्रहालय में मौजूद पूर्व में नॉर गोल्डन वर्डविंग का आकार 106 मिलीमीटर था, जबकि इस तितली का आकार, बर्डविंग का आकार कितना है? ये गोल्डन वर्डविंग का आकार कितना है? इस गोल्डन वर्डविंग का आकार है 194 मिलीमीटर, यानी 194 मिलीमीटर इस गोल्डन वर्डविंग का विस्तार है। अगर हम आगे प्रश्न देखते हैं, कहे गोल्डन वर्डविंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गोल्डन वर्डविंग का वैज्ञानिक नाम आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ट्राइडस एइकस गोल्डन वर्डविंग का वैज्ञानिक नाम है। अब हम आगे देखें गोल्डन वर्डविंग जो यह सबसे पहले वर्ष 1932 में खोजी गई थी। सबसे पहले
वर्ष 1932 में खोजी गई थी। अगर हम बात करें इसके खोजकर्ता कौन है तो ब्रिगेडियर इवांस इसके खोजकर्ता हैं। ब्रिगेडियर इवांस इसके खोजकर्ता हैं। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड जो ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। यदि आपसे प्रश्न पूछे उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। फिर अगर हम आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगर कहें उत्तराखंड का विधानमंडल है, तो जो दोस्तों यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड का विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय है। उत्तराखंड का विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय है। अगर हम आपसे कहें उत्तराखंड के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 71, यानी 71 सीटें उत्तराखंड की विधानसभा की है। अगर हम आगे बात करें उत्तराखंड के राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड के राज्यसभा की सीटों की संख्या 3, यानी राज्यसभा में 3 सीटें हैं और उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं। फिर कहे यदि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। अगर हम बात करें नंदा देवी की, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के बाद कमेंट जरूर करेंगे ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से आपको वीडियो बनेंगे, अन्यथा कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो हाल ही एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा, और इसी रीवा में भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। अगर हम आगे बात करेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो कुछ मुख्य बिंदु है, अगर हम कहेंगे इस सोलर प्लांट का उद्घाटन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनावरण से किया गया। अगर हम बात करें सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा जो 750 मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा, 750 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करेगा। तो जो ये सोलर प्लांट है, जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल मॉड्यूल में सिलिकॉन से, ये जो सोलर पैनल का मॉड्यूल होता है ये सिलिकॉन से बने वोल्टेइक सेल होते हैं, जो सूरज की रोशनी को विद्युत शक्ति में, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं अगला प्रश्न, हम यहाँ से देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कुछ प्रश्न बन सकते हैं और मध्य प्रदेश के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम इसी वीडियो के माध्यम से इसी समय यहीं पर हम देख लेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जबकि मध्य प्रदेश का विधानमंडल है एक सदनीय है। मध्य प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल एक सदनीय है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी, 231 है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है,
तो मध्य प्रदेश के राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी, 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के राज्यसभा की सीटें कुल कितनी है, 11 है। मध्य प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है, 29 है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो कहे कान्हा किसली कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। भोजपुर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सब जितने महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कान्हा किसली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। आइए अब आगे मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आपसे यदि कहे चंदेरी की साड़ी, जो ये चंदेरी की साड़ियाँ हैं, चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ की मशहूर है, तो मध्य प्रदेश की चंदेरी एक जगह है जहाँ पर ये साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे जो उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न होगा हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। तो सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है और वह देश है भारत। तो भारत ने हाल ही में कैमरा ट्रैप में अपना नाम दर्ज कराया है। अगर हम बात करें कि जो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने उठाया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यदि हम आपसे बात करें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने जगह बनाई है, भारत ने वन्यजीव कैमरा ट्रैप में वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह। अगर हम आगे बात करें कि 2018 के चौथे चक्र में देश में कुल बाघों की संख्या कितनी थी, तो कुल बाघों की संख्या वर्तमान में 2967 है, यानी वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 2967 है। अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगर कहें सबसे अधिक बाघ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कुल कितनी है, 526। कहे कि भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तथा बाघों की कुल संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 526 है। अगर हम बात करें कि बाघों में दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान कर्नाटक का है। कर्नाटक बाघों की संख्या में दूसरा स्थान रखता है। अगर कहें कुल कितने बाघ, तो 524, यानी 2 बाघ मध्य प्रदेश से कम हैं। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, जबकि तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। तीसरे नंबर पे कौन है, उत्तराखंड तीसरे नंबर। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगली कोई वीडियो मिले तो आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल जाए।